हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये जुलाई 2013 वाला है। इसमें जो भी EVS के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा SST और साइंस की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो आती है, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए यदि आप पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला विकल्प है चार्ल्स डार्विन, दूसरा विकल्प है ग्रेगोर मेंडल, तीसरा है जॉर्ज मिस्ट्रल और चौथा है रोनाल्ड रॉस। तो सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक की रोनाल्ड रॉस ने और उन्होंने ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है और दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब चार्ल्स डार्विन किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। ग्रेगोर मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और जॉर्ज मिस्ट्रल वेल्क्रो के आविष्कारक हैं ये, तो इनके बारे में भी याद रखना है। इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला विकल्प है मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं, दूसरा विकल्प है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है मलेरिया। तो प्रश्न में लिखा है कि रजत कह रहा है कि मुझे कपकपी, बुखार और सिर दर्द होता है और अंत में पसीना आता है, तो ये लक्षण मलेरिया के हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल-बिरूनी कौन था? पहला विकल्प है एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। दूसरा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा विकल्प है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और चौथा है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो अल-बिरूनी एक उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। तो इस किताब का नाम आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि किताब उल हिंद को किसने लिखा है? तो अल-बिरूनी ने लिखा है, ये याद रखिएगा। और ये जो किताब है वह अरबी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, पहला विकल्प है हर रंग में देख सकते हैं, दूसरा है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, तीसरा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं और चौथा है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। लिखा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है एक ही झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसमें जो सही है हाथियों के बारे में वह बताना है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये सही है। इसके अलावा झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। ए और सी सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। दूसरे परिवार के भी सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी गलत है। सिर्फ ए और सी ही सही हैं। अब हाथियों के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना आवश्यक है।
एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। और हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। और हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। उनके कान जो होते हैं बड़े होते हैं और जब उन्हें गर्मी लगती है तो वे कान हिलाकर हवा भी कर लेते हैं। तो ये बातें हाथियों के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पंखुड़ियों के अंदर फूल जैसी कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। पहला विकल्प है परागकोश, दूसरा है पराग, तीसरा है मूलांकुर और चौथा है वर्तिकाग्र। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है पराग। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। अब परागकोश और मूलांकुर और वर्तिकाग्र के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो परागकोश क्या होते हैं? ये जो होते हैं पुरुष यौन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, यानी पराग कणों का निर्माण करते हैं। मूलांकुर क्या होते हैं? यह पौधे के भ्रूण का एक हिस्सा है जो एक जड़ में विकसित होता है। वर्तिकाग्र क्या है? फूल के मादा भाग के शीर्ष पर स्त्री केसर जहाँ परागण अंकुरित होते हैं तो वह वर्तिकाग्र कहलाता है। तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बेचते मिलेंगे लोग। पहला विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा खाने से संबंधित और भी प्रश्न आते हैं। तो पूछा जाता है कि केले की फूल की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? तो ये केरल में खाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? गोवा में। सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल गुजरात में, जो इस प्रश्न का उत्तर है। इसके अलावा टैपियोका कहाँ खाया जाता है? ये केरल और तमिलनाडु में खाया जाता है। दाल बाटी चूरमा ये राजस्थान में खाया जाता है। दाल वाफला कहाँ खाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मडुआ की रोटी और फानू ये उत्तराखंड में खाया जाता है। उत्तपम तमिलनाडु में खाया जाता है। और झींगे आलू पोस्तो ये बंगाल में खाया जाता है। तो ये सब भी याद रखिए, क्योंकि इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? पहला विकल्प है उड़ सकते हैं, दूसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तीसरा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं और चौथा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला विकल्प है चावल, चीनी, आंवला, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, तीसरा है गुड़, नींबू, मटर और चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी है और उसे आयरन की कमी को पूरा करना है, तो उसे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इन सभी में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। लिखा है खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, और चौथा लिखा है बांस से टोकरी बनाना, और लिखा हुआ है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। अब इसमें लिखा हुआ है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? यानी कि इसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें वही बताने हैं। तो खानों का उत्खनन,
इनसे जंगल नष्ट होता है। बांधों का निर्माण, इनसे भी जंगल नष्ट होता है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, इससे जंगल नष्ट नहीं होगा। बांस से टोकरी बुनना, इससे भी नहीं होगा। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इससे भी नहीं होगा। इन दो कारणों से जंगल यानी वन नष्ट हो रहे हैं। ए और बी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा है, कांसा तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। और चौथा है, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसमें ए गलत है। कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति तत्व है, गलत है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता, बिल्कुल सही है। कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी सही है। डी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो कांसा जो है वह एल्युमिनियम से भारी होता है, इसलिए डी गलत है। बी और सी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र की यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? पहला विकल्प है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। दूसरा है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। और चौथा है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो इस प्रश्न को समझने के लिए मैप देखेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये गुजरात है। वह व्यक्ति जो है गुजरात का रहने वाला है। पहले वह जाना चाहता है भोपाल, तो सबसे पहले पूर्व की तरफ जाएगा। उसके बाद भोपाल के बाद कहाँ जाना चाहता है? हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश। तो वह इस तरफ आएगा, ये है आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद ये है। तो उसकी जो यात्रा की दिशाएं हैं, पहले होगी पूर्व, उसके बाद दक्षिण। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला विकल्प इसमें सही होगा, पहले पूर्व की तरफ जाएगा और फिर दक्षिण की तरफ जाएगा। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 15 में 110 से कर देंगे गुणा, तो हमें मिलेगा 1650 मीटर। ये मीटर में आ गया। जो दूरी होती है वास्तविक हमेशा किलोमीटर में मापी जाती है, तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, इसीलिए इसमें 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा इसका आंसर, किलोमीटर। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला विकल्प है भारत का, दूसरा है तिब्बत का, तीसरा है नेपाल का और चौथा है म्यांमार का। तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। तीसरा विकल्प इसमें सही है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना,
रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारी है वह बतानी है। तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना सही है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये भी सही है। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ADE यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये पेपर जुलाई 2013 वाला था। तो ये जो पेपर था ये जुलाई 2013 वाला था। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।